दिसंबर महीने की ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी में महेश जी अपनी पत्नी प्रतिभा जी को काम करते हुए देख रहे थे। उनसे जब रहा नहीं गया तो पत्नी को टोक दिए, अरे भाग्यवान, जरा बैठकर आराम भी कर लो, इतनी सर्दी में क्यों अपनी जान दे रही हो। प्रतिभा जी सकुचाते हुए कहने लगी, अभी देख रहे हैं समय क्या हो रहा है। अभी आपके लाडले बेटे आएंगे और उनकी शिकायतें शुरू हो जाएंगी। गौतम कहेगा, मम्मी यह सब्जी पसंद नहीं है, दूसरी बना दीजिए। तो दीपक कहेगा, मम्मी मेरे कमरे में आज सफाई नहीं हुई है। आप करती क्या है दिन भर। आप बोलिए तो उसे पार्ट टाइम नौकरी के साथ घर गृहस्थी भी मैं ही संभालती हूँ। फिर भी दोनों के हजार नखरे रहते हैं। बस मेरा अंकुर ही है जिसे अपनी माँ का दर्द नजर आता है। बेचारा अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ लगा रहता है। तभी महेश जी रोष में कहने लगे, अगर गौतम को तुम्हारे हाथ की बनी सब्जी पसंद नहीं आती है तो शादी क्यों नहीं कर लेता। वैसे भी शादी लायक हो ही चुका है। और दीपक आया बड़ा साफ सफाई का ज्ञान देने वाला। अरे तुम पार्ट टाइम ही काम कर रहे हो, कोई राजा महाराज नहीं हो। झाड़ू तो उठा ही सकते हो। और चाहिए इनको जॉब वाली पत्नी। बेचारी माँ पर इनको कोई दया क्यों नहीं है। यह 3 मंजिला घर की पूरी सफाई अकेले करती है। इस घर को तुमने ही संवारा है। मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम। महेश जी को 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा गौतम एक बैंक में कार्यरत है, अच्छी तनख्वाह पर काम करता है। मंझला बेटा दीपक अभी पढ़ाई पूरी करके पार्ट टाइम नौकरी पर लग गया है। और सबसे छोटा बेटा अंकुर अभी पढ़ रहा है। महेश जी एक सरकारी निष्ठावान तथा समर्पित कर्मचारी है। वह बड़े मेहनती है। अपनी सीमित आय में उन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाया, बल्कि इस महंगाई में अपना खुद का 3 मंजिला घर भी बनवाया है। रिटायर होने में अभी काफ़ी साल है। इन सब जिम्मेदारियों को ढोते ढोते वह खुद भारी बोझ तले दब से गए थे। इसलिए उन्होंने अपनी निजी ज़रूरतों को बहुत सीमित कर लिया था। अक्सर पैंट शर्ट की जगह वह मोटे खादर का कुर्ता पजामा पहना करते। कुछ पैसे बचाने के लिए ऑफिस तक 1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते। परिचितों में उनकी छवि एक कंजूस व्यक्ति की बन गई थी। बस अब उन्हें बेटों की शादी करनी है। प्रतिभा जी अब गौतम के लिए रिश्ते पूछने लगी। गौतम को घरेलू लड़की पसंद थी, इसलिए खोजबीन के बाद मेघना पसंद आई। मेघना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मेघना 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके घर की परिस्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं थी। अब बैंक में काम करने वाला लड़का मिला है जो अच्छा खासा कमाता है और 3 मंजिला घर है। और ससुर सरकारी नौकरी में है। और क्या चाहिए। लड़की और लड़का को एक दूसरे को पसंद कर लेने के बाद शादी पक्की कर दी गई। महेश जी लेन देन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उन्हें सिर्फ बेटी चाहिए, दान दहेज फर्नीचर कुछ भी नहीं। इन्हीं सब बातों से मेघना की नज़रों में ससुर और सास का मान सम्मान बढ़ गया था। वो तो बस अब शादी हो जाने का इंतजार कर रही थी। नियत समय पर शादी हो गया और मेघना गौतम की पत्नी बनकर इस 3 मंजिला घर में प्रवेश कर गई। इतना अच्छा घर परिवार पाकर मेघना फूले नहीं समाती। ससुराल में कदम रखते ही मेघना ने पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। मेघना अच्छी बहू बनने की जहदोजहद में लग गई। हर काम मेघना समय पर करती। प्रतिभा जी का हर रात सिर दबाना ना भूलती। और तो और मालिश भी करती। सुबह ठीक 7 बजे महेश जी का लंच पैक करके दे देती। मंझले देवर दीपक का भी खूब ख्याल रखती, एकदम बड़ी बहन जैसा। ऐसी बहू जिसे भी मिल जाए उसके नसीब खुल जाए। कुछ यही हाल था प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी भी बहू का बहुत ख्याल रखती। प्रतिभा जी भी घर के कामों में आधा से ज़्यादा सहयोग देती, क्योंकि वो भली भांति परिचित थी कि इतना सारा काम एक औरत के बस का नहीं है। और यह बात भी थी कि वो अच्छी बहू मिल जाने का फ़ायदा भी नहीं उठाने वाली थी। आखिर वो भी किसी की बेटी है और माँ तो अपनी बेटियों की मदद तो करती ही है। सारे मोहल्ले की सास के लिए मेघना एक अच्छी सर्वगुण
संपन्न वाली बहू का उदाहरण थी। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया और इसी बीच मंझले बेटे दीपक की अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छा सालाना पैकेज के साथ एक ऑफिस की तरफ से आने जाने के लिए कार भी मिली। नौकरी लगने के बाद दीपक ने सबका मुंह मीठा करवाया। एक दिन शाम को दीपक की पसंद का खाना बन रहा था। प्रतिभा जी और मेघना मिलजुल कर खाना बना रही थी। तभी काम करते करते मेघना कहने लगी, मम्मी जी अब क्या ख्याल है आगे का? कुछ सोचा है आपने? क्या कुछ समझी नहीं बेटा, क्या कह रही हो? प्रतिभा जी ने कहा, अरे मम्मी जी, मैं देवर जी की बात कर रही हूँ। अब उनका क्या सोचा है आपने? अब तो उनकी भी शादी की उम्र हो चुकी है। लड़का लड़की दोनों की ही शादी सही नियत समय पर हो जाए तो ठीक ही रहता है। अब तो देवर जी की अच्छी नौकरी भी लग गई है। मेघना सास को समझा रही थी। हाँ बात तो सही है बेटी, अब हमें बात चलानी ही चाहिए, प्रतिभा जी ने कहा। हाँ मम्मी जी, बहू तो बिल्कुल मेरी जैसी होनी चाहिए, जो सबका ख्याल रखे और घर परिवार जोड़ कर रखे। मम्मी जी आप बुरा ना मानना, तो मेरे नज़र में एक लड़की है जो बिल्कुल मेरी जैसी है और ज़्यादा पढ़ी लिखी है। हाँ बेटा बताओ, मैं क्यों बुरा मानने लगी? प्रतिभा जी ने कहा। मेघना ने बात जारी करते हुए कहा, मम्मी जी मेरी छोटी बहन सारिका कैसी रहेगी? वो तो मुझसे भी ज़्यादा गुणी, सुंदर और पढ़ी लिखी है। आप कहिए तो मैं पापा से बात चलवाऊं? अरे वाह बेटा, सारिका तो बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं आज शाम को ही इनसे और दीपक से बात करती हूँ। यह सब सुनकर मेघना बहुत खुश हुई और वो अपने मायके फ़ोन लगाकर बात करने लगी। शाम को जब सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो इसी सिलसिले की बात प्रतिभा जी ने चलाई। बेटा दीपक, मुझे और तुम्हारे पापा को लगता है कि अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। तुम्हें अगर लड़की पसंद है तो आगे की सोचे। बेटा यह लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी भाभी की छोटी बहन सारिका है। बताओ, तुमने तो पहले देखी ही है सारिका को। तो बेटा हम बात आगे बढ़ाए। दीपक आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। फिर उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, मम्मी सारिका मेरे अनुकूल नहीं है। वास्तविकता यह है कि मुझे अच्छी जॉब वाली लड़की चाहिए जो मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर चले। और मम्मी आप तो जानती ही हैं भाभी के घर की परिस्थितियों को। सारिका उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की है, उतना अच्छा जॉब नहीं करती। तो प्लीज़ आइंदा शादी की जिक्र आप मुझसे मत कीजिए। जब समय आएगा देखा जाएगा। यह सब सुनकर मेघना गुस्से से बौखला गई और कहने लगी, देवर जी अगर आपको मेरी बहन से शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, मगर मेरे परिवार की परिस्थितियों को बीच में मत लाइए और सारिका की पढ़ाई को कम मत आंकिए। आपको क्या लगा कि हम आपके लिए मरे जा रहे हैं? और मेघना उठकर अपने कमरे में चली गई। गौतम भी दीपक की बातों से चिढ़ सा गया था और चिल्लाने लगा, बहुत बड़े बड़े सपने मत देखो, बड़ा कंधे से कंधा मिलाने वाली लड़की चाहिए। भला वैसे बड़े घर की लड़की तुम्हें भाव क्यों देगी? यूं ही लटके रहो आसमान पर। और गौतम पत्नी को मनाने अपने कमरे में चला गया। महेश जी और प्रतिभा जी को आज की इस घटना से बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद ही मेघना बिल्कुल बदली सी गई और खफा खफा से रहने लगी। काम भी वो पहले जैसा हंसी खुशी से नहीं करती और हर बातों पर ताना मारती। प्रतिभा जी को लगता कि मेघना सबसे नाराज़ है इसलिए ऐसा कर रही है, पर उन्हें क्या पता कि अब तक मेघना सिर्फ अपनी बहन को इस घर में लाने के लिए अच्छाई का लिबास ओढ़कर बैठी थी। अब धीरे धीरे मेघना अपने असली रंग रूप में आ रही थी। दीपक को अपने ही ऑफिस के सीनियर रितिका से प्यार हो गया और रितिका की भी दीपक में दिलचस्पी थी। धीरे धीरे यह दिलचस्पी शादी तक पहुंच गई। दीपक ने यह जरूरी बात सभी घर वालों को इकट्ठा होने पर कही, पापा मेरी ही ऑफिस में रितिका नाम की एक लड़की है, वो मुझसे भी बड़े पद पर कार्यरत है। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सच बेटे, कैसी दिखती है लड़की? जरा मैं भी देखूं।
प्रतिभा जी खुशी के मारे दीपक से लड़की की फ़ोटो दिखाने को बोली। फ़ोटो देखने के बाद प्रतिभा जी निश्चिंत थी कि चलो आखिरकार दीपक को कोई तो लड़की पसंद आई, चाहे उसकी सीनियर ही क्यों ना हो। मगर एक चिंता भी मन ही मन सता रही थी कि इतना अच्छा कमाने वाली लड़की ऐसे घर के वातावरण में अपना सामंजस्य बिठा पाएगी कि नहीं। और इस खबर से सभी खुश थे सिवाय मेघना और गौतम के। आज दीपक और रितिका की सगाई की रस्म थी। सगाई का कार्यक्रम रितिका के निवास में ही रखा गया था, जिसमें रितिका के कुछ खास गिने चुने रिश्तेदार, दीपक का सिर्फ परिवार ही इसमें शामिल था, क्योंकि रितिका बाहर के कोई रिश्तेदार नहीं चाहती थी। अभी से दीपक रितिका की हर बात मानता था। दीपक रसोई घर में गया और उस वक्त मेघना भी वहाँ मौजूद थी। माँ, यह लीजिए साड़ियाँ आपके लिए और भाभी जी के लिए। दीपक ने साड़ियों का पैकेट माँ की ओर थमाते हुए कहा। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? अब साड़ियाँ खरीदने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? आखिर हमारे पास तो है ही पहनने के लिए। फिर भी तूने इतने मन से खरीदा है तो मैं पक्का यही पहनूंगी। प्रतिभा जी ने दीपक के हाथों से साड़ियाँ ले ली। अरे माँ, यह मैंने नहीं, आपकी होने वाली बहू ने आपके और भाभी के लिए भेजी है, क्योंकि आप लोगों की पहनने हुए साड़ियों की कीमत का अंदाज़ा रितिका के मेहमान आसानी से पता लगा लेंगे और रितिका उनकी मखौल उड़ाती नज़रों और तानों का सामना नहीं कर सकेगी। प्लीज़ मम्मी, मेरा दिल रखने के लिए यह पहन लेना। और वो चला गया। यह सब सुनकर प्रतिभा जी को बहुत दुख हुआ। वाह, अभी से वो महारानी हमें अपने उंगली पर नचवाना चाहती है। मम्मी जी देख लो अपने बेटे की पसंद, आने दो, महारानी को सीधी कर दूंगी। सगाई भी हो गई और कुछ महीनों बाद शादी भी। अब रितिका घर की बहू बनकर आ गई। रितिका अपने साथ साथ बहुत महंगे सामान लाई थी। सूटकेस भर भर कर कपड़े और साज सामान की वस्तुएं लाई थी रितिका आते ही सास प्रतिभा के इर्द गिर्द मंडराने लगी। धीरे धीरे रितिका भी परिवार का हिस्सा बन गई, किंतु रितिका का अपनी जेठानी मेघना से बिल्कुल भी नहीं जमता। दोनों ही अक्सर आपस में छोटी से छोटी बात को लेकर बहसबाजी पर उतर जाती। इससे घर का वातावरण क्लेश भरा रहने लगा। यह तो लाजमी है, जब दो बर्तन आपस में टकराएंगे तो आवाज करेंगे ही। रितिका जॉब वाली थी, अच्छा कमाती थी और उसी का धौंस जमाती। ऑफिस के साथ उसे रसोई घर भी संभालना पड़ता, क्योंकि अब तो देवरानी और जेठानी के बीच काम को लेकर मुकाबला रहने लगा था। मेघना ने दिया सभी से साफ साफ कहा, मैडम जी कमा रही हैं तो अपने लिए, ना कि हमारे लिए, इसलिए बहू का दायित्व तो रितिका को बराबरी से निभाना पड़ेगा। ऑफिस के बहाने यह काम चोरी करेगी तो मुझे भी अकेले काम करना मंजूर नहीं होगा। अब घर वालों ने सबके सहमति से घर के काम दो हिस्सों में बांट दिए। दिन की पूरी जिम्मेदारी मेघना और रात की पूरी जिम्मेदारी रितिका पर। इससे रितिका मुसीबत में आ गई और इसका ताबड़तोड़ समाधान रितिका ने निकाल ही लिया। रितिका ने अपनी जगह पर एक नौकरानी रख ली जो सारा काम बहुत अच्छे से करती। अब ऐसे ही चलता रहा और एक दिन नौकरानी बीमार पड़ गई। जांच करवाने के बाद वायरल डेंगू बुखार निकला और वो एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। अब इस बीच प्रतिभा जी ने रसोई की जिम्मेदारी खुद पर उठा ली। यह बात मेघना को जची नहीं कि सास सिर्फ देवरानी के हिस्से का काम कर रही है और वो गुस्से में कहने लगी, वाह मम्मी जी, आखिर आप भी पैसों को ही महत्व देने लगी। कमाऊ बहू मिली ही नहीं कि उसकी जी हुजूरी आप भी करने लगी। जाओ, मैं भी अब से अपना काम नहीं करूँगी। जैसे आप देवरानी का काम कर रही हैं, आप मेरा भी करिए। और मेघना ने काम करना छोड़ दिया। अब बेचारी सारा दिन प्रतिभा जी कामों में लगी रहती और एक दिन वो सिर पकड़कर बैठी हुई थी। महेश जी को पत्नी की हालत देखी नहीं गई और उन्होंने शाम को सबको फटकारा। इसी को मुद्दा बनाकर मंझला बेटा और बहू ने अब अलग होने का फैसला किया। पापा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आदमी कमाता क्यों है? सुकून के लिए, और यहाँ भाभी के रहते सुकून मिलने से रहा, इसलिए हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। मेघना अपना नाम सुनकर कहाँ शांत रहने वाली थी, वो भी शुरू हो गई। जाओ जाओ, जहाँ रहना चाहते हो वहाँ रहो, हमारी बला से और वैसे भी तुम्हारी शादी से इस घर में सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिले हैं। तुम अभी भी तुम्हारी पत्नी की बोली बोल रहे हो। तभी प्रतिभा जी बेटे को समझाने लगी,
बेटा ऐसा मत बोलो, तुम चले जाओगे तो, और फफक कर रोने लगी। महेश जी प्रतिभा जी को शांत करवाते हुए बोले, जिसको भी जाना है जा सकता है। दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, बेटा मैं किसी को नहीं रोक सकता, तुम सब अपने मर्जी के मालिक हो। और हफ्ते भर के भीतर दीपक और रितिका अपना सारा सामान लेकर घर से अपने फ्लैट में चले गए। देवरानी के जाते ही मेघना बहुत खुश हो गई। घर में 2 सदस्य कम हो गए। अब मेघना अकेले ही पूरा काम करती। अब उस पर कोई बोझ नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। प्रतिभा जी फोन पर ही दीपक से बात कर लेती। वो प्रतिभा जी को कभी ना अपने पास बुलाता और ना ही कभी मिलने आता। मेघना जब देवरानी के बाहर घूमने के फोटोज देखती और उसके लाइफस्टाइल को देखती तो वो द्वेष से भर जाती। कहीं ना कहीं उसे भी रितिका की तरह अलग घर में रहने का मन बना लिया। उसने इसकी चर्चा गौतम से की और वो भी मान गया। मेघना खुश होती कि इससे सास ससुर की सेवा करने से मुक्ति मिलेगी और आगे की जिंदगी स्वतंत्रता के साथ जिएगी और अपनी मन की करेंगी, जैसा देवरानी कर रही है। और महीने के अंत में बड़ा बेटा और बहू भी अलग रहने चले गए। अब घर में सिर्फ महेश जी, प्रतिभा जी और छोटा बेटा अंकुर है। अंकुर अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग है। एक यही है जो माता पिता जी के प्यार और समर्पण को समझता है। समय गुजरता गया। अब दोनों की उम्र भी हो रही थी। महेश जी रिटायर्ड हो गए और अंकुर की भी शादी हो गई और सृष्टि छोटी बहू के रूप में घर आई। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सृष्टि बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई। ना कोई दिखावा, ना कोई छलावा, और बूढ़े माता पिता के प्रति एकदम से समर्पित हो गई। पति के लगाव को भी पूरा सम्मान दिया और दोनों तन मन से उनकी हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहते थे। सृष्टि ने तो उनके बेटे की कमी को पूरी कर दी थी। मम्मी पापा कहते कहते दिन भर उसकी जबान थकती नहीं थी। सास ससुर की जरा भी तबीयत खराब होती तो वह परेशान हो उठती। सुबह सोकर उठती तो दोनों की चरण धूलि माथे पर लगाती। सीमित साधनों में जहाँ तक संभव होता उन्हें अच्छा व पौष्टिक भोजन देने का प्रयास करती और महेश जी और प्रतिभा जी गदगद हो उठते। ढेर सारी दुआएं अपनी छोटी बहू के लिए उनको होठों पर आ जाती। सृष्टि ने इस बार ससुर जी का जन्मदिन भी मनवाया। वैसे उनका यह केक काटना पहली बार था। तभी बहू और बेटा उन्हें एक पैकेट पकड़ाते हुए बोले, जरा इसे खोलिए तो पापा। पैकेट खोला तो बहुत प्यारा सिल्क का कुर्ता और पजामा उनके हाथों में था। यह हम दोनों की ओर से आपके जन्मदिन पर छोटा सा उपहार है पापा। उनका गला रूंध गया और आंखें नम हो गई। खुश रहो मेरे बच्चों, अपने गरीब बाप से इतना प्यार करते हो। काश वह दोनों भी ऐसा ही होता। एक दिन मैं तुम्हें इस प्यार और सेवा के लिए पुरस्कार दूंगा। आपके आशीर्वाद से बढ़कर कोई दूसरा पुरस्कार नहीं है पापा। यह सब कुछ आपका दिया ही तो है। आप जो सारा विष स्वयं पीकर हम लोगों को अमृत पिलाते रहते हैं। समय अपनी गति से चलता जा रहा था। अचानक एक दिन महेश जी के हृदय की धड़कन के साथ ही जैसे समय रुक गया। घर में कोहराम मच गया। भले चंगे वह सुबह की सैर को गए थे। लौटकर स्नान आदि करके कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बहू चाय का कप तिपाई पर रह गई थी। अचानक उन्होंने बाई और छाती को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा की लकीरें फैलती गई और शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उनके कराहने का स्वर सुनकर सभी दौड़ आए थे, पर मृत्यु ने डॉक्टर को बुलाने तक की मोहलत ना दी। देखते ही देखते वह एकदम शांत हो गए थे। यूं लगता था जैसे बैठे बैठे सो गए हों, पर यह नींद फिर कभी ना खुलने वाली नींद थी। दोनों बेटे बहू आ गए। सब यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। प्रतिभा जी की तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। सब यात्रा की रवाना होते होते लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। अंतिम रस्मों का सारा व्यय अंकुर ने ही उठाया था, क्योंकि बड़ों बेटों का कहना था कि पिता की कमाई तो वही खाता रहा है। सारे क्रियाक्रम हो जाने के बाद गौतम, दीपक और दोनों की पत्नियां अपने घर लौट गए। अब सबको यही चिंता खाई जा रही थी कि यह 3 मंजिला घर कब बेचा जाएगा
और उनको अपना अपना हिस्सा कब तक मिलेगा। प्रतिभा जी और छोटे बहू बेटे का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बेटे के ऑफिस चले जाने के बाद घर में बहू व सास प्रायः उनकी बातें ले बैठती और रोने लगती। फिर एक दूसरे को स्वयं ही सांत्वना देती। 3 महीने बाद दोनों बेटों ने बैठक करवाई, जिसमें महेश जी के बचपन के दोस्त भी थे। यहाँ पहुँचते ही गौतम ने बात शुरू की। अब आगे का क्या है? यह घर हमें बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर होम लोन है जिसका बोझ मुझे खाए जा रहा है। दीपक ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तभी प्रतिभा जी कहने लगी, निर्लज्जो, अब बेटे होने का फर्ज याद आ गया। तब तुम दोनों कहाँ थे जब तुम्हारे पापा तुम दोनों कपूतों को याद करके रोते थे? यह घर नहीं बेचा जाएगा, ना ही तुम्हारा उनके किसी भी चीज़ पर हक होगा। दोनों बेटे हक्का बक्का रह गए। यह उम्मीद उन्हें नहीं थी। अपना सा मुँह लेकर वो अपने अपने घर को चल दिए। महेश जी अपने दोनों बेटों को धोखा खाने के बाद ही और जीते जी ही अपना 3 मंजिला घर, जिन्हें उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से खड़ा किया था, सबसे छोटे बेटे के नाम कर दिया था। और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका रिटायरमेंट और कुछ अतिरिक्त जमा पूंजी पत्नी प्रतिभा जी के नाम अपने आप हो जाएंगी, और पेंशन तो उन्हें मिलेगा ही। और एक जगह उन्होंने जमीन खरीदी थी, उसे वो बहू सृष्टि के नाम कर गए थे। आज उन सबके आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।